हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आई एम होपिंग बढ़िया चल रहा है सबका सब कुछ सही है। आई अग्रिम जैन वेलकम यू अगेन टू योर ओन द्रोणा बैच। तो जैसे कि आज के लेक्चर को हम देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है अब हमें। ठीक है, इस लेक्चर 3 को हम जब डिस्कस करेंगे तो पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस में हमने क्या किया था। तो प्रीवियस लेक्चर के नोट्स जो आपने मुझे भेजे, सुंदर सुंदर नोट्स भेजे हैं सबने बना के, वेरी नाइस। तो जो प्रीवियस चैप्टर के नोट्स थे उसमें हमने देखा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सारा का सारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे हमने देखा। भाई आपने देखा है कई बार फ्रिज में ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कभी तो कुछ नहीं हो, अचानक से एक दिन ब्लैक लेयर जम जाती है, फंगस ग्रो करने लग जाती है। वाटर बॉडी था, बारिश वगैरह हुई, अभी तक सब कुछ सही था, अचानक से एक दिन ग्रीन कलर की एल्गी सारी की सारी ग्रो करने लग जाती है। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग चीजें दिखती हैं आपको। तो ये चीज हो कैसे रही थी सारी की सारी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ए सेक्सुअल में हमने कहा था कोई मियोसिस का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। इसके अलावा हमने देखा था कि वहां पे चीजें जेनेटिकली भी आइडेंटिकल बन जाती हैं। कितनी वैरायटी देखी थी वहां पे। हमने देखा था कि वहां पे बाइनरी फिजन हो सकता है, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा था, स्पोर फॉर्मेशन हो रहे थे, एल्गी में जूस्पोर, फंजाई में कुनिडिया। तो ये सारे के सारे इवेंट्स चल रहे थे वहां पे। इसके अलावा अगर हम देख रहे थे फ्रैगमेंटेशन मिल रही थी हमें, और तो और अमीबा में सूडोपोडिया कॉन्ट्रैक्ट करके सूडोपोडियोस्पोर्स बन रहे थे अनफेवरेबल कंडीशन में। तो ये बहुत सारी वैरायटी पड़ी। इसके अलावा हम किस पे आ गए थे, यस हमारा सारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि कैसे वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन कराया जा सकता है, कैसे आप प्लांट के वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, ये वर्ड पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स, को यूज करके सारे काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी थी। आज का हमारा जो लेक्चर होएगा उसमें हम और आप पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और इसके अंदर भी हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो करेंगे खाली प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हम आगे जाके देखेंगे कि सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, फर्टिलाइजेशन का इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट। तो आज के लेक्चर में क्या देखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट्स। करें शुरू, रेडी हैं सारे के सारे, करते हैं स्टार्ट फिर अपना काम। चलो, उम्मीद कर रहा हूं मेहनत कर रहे हो, साथ साथ ही डे 1 वाली मेहनत ही एंड तक चलती है। डे 1, डे 2, डे 3 कंसिस्टेंट मेहनत करनी है सबको, है ना। फर्स्ट डे अच्छे से पढ़ाई करी है, सेकेंड डे भी करनी है, थर्ड डे भी करनी है। जैसा हमने कहा एनसीईआरटी रीड करके आनी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आओगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक, चलो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टार्ट करते हैं। आज की डेट डालो और स्टार्ट करो। हम जब ये बात करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल तो हमने देख लिया था, आज हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमने 5 चीजें पहले से लिख रखी हैं, वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से लिखी हुई हैं। क्या क्या लिखा हुआ था पहले से, गैमीट बनना कंपलसरी है, कॉपी देखो नहीं तो साथ साथ बोलो, गैमीट बनना कंपलसरी है। अब गैमीट बनेगा तो उसका फ्यूजन कंपलसरी है, फ्यूजन होगा जब भी गैमीट का तो जाइगोट बनना कंपलसरी है। और पूरे लाइफ में कभी ही सही मियोसिस होगी, कभी ना कभी तो मियोसिस करेगा ही करेगा। और हमने कहा था ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगी। क्या मतलब था, अगर वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो कभी ना कभी वो डिप्लॉइड बन रहा है, अगर वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो कभी ना कभी वो हैप्लॉइड बनेगा ही बनेगा। तो ये 5 चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना एक्सेप्शन के मिलेगी। ठीक है, तो यहां पर एनसीईआरटी ने क्या लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एनसीईआरटी की लाइन इसलिए ऐसी ले आया मैं। फर्स्ट लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इट इज एन इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। एसेक्सुअल तो बहुत सिंपल से मेथड्स हैं। किसी प्लांट को सकर बनाना है, राइजोम, ट्यूबर, ये सब नॉर्मली बन जाते हैं आराम से, उसमें मुश्किल नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मेहनत लगती है। आपको बहुत सारे काम स्पेशली करने पड़ते हैं, बहुत तरीके से करने पड़ते हैं। फास्ट हो नहीं सकता क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, इलैबोरेट प्रोसेस है। पढ़ोगे, टेंशन मत लो, ये चीजें सारी जगह आएंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वगैरह चैप्टर्स आएंगे कि वहां पर आप देखोगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल मोड, ऑर्गेनिजम्स शेयर अ सिमिलर पैटर्न। एनसीईआरटी कहती है कि इवन दो डाइवर्सिटी बहुत सारी हो सकती है, देयर कुड बी अ लार्ज केस ऑफ डाइवर्सिटी, लेकिन उसके बावजूद सिमिलर पैटर्न नजर आता है। कहाँ? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लाइफ स्पैन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल मोड में एक सरप्राइजिंगली सिमिलर पैटर्न दिखता है। क्या है वो पैटर्न? हर ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में एक पीरियड ऑफ ग्रोथ में जाता है जिसमें वो कॉमन ग्रोथ किए जा रहा है। इस टाइम तक इंडिविजुअल्स आर नॉन रिप्रोडक्टिव। नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज के बाद आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद आएगा सेनेसेंट फेज। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में ये तीन चीजें दिखती हैं। ये है वो सिमिलर पैटर्न जिसको एनसीईआरटी ने कहा था। जो जुवेनाइल वर्ड है, ये वर्ड हम जनरली कहां लगा देते हैं? एनिमल्स में लगा देते हैं। और प्लांट्स के लिए क्या करते हैं फिर? प्लांट्स के लिए हम सिंपली वर्ड लगा देते हैं वेजिटेटिव। तो ये दो चीजें हम देख पाते हैं, एनिमल के लिए जुवेनाइल, प्लांट के लिए वेजिटेटिव। सो वी हैव अ जुवेनाइल फेज एंड वी हैव अ वेजिटेटिव फेज। तो ये दो फेजेस हमें साफ साफ नजर आते हैं। इसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी नहीं है, अभी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये है नॉन रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। फिर आएगा रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है। तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी आएगी, इसको हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और हम यहां पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। रिप्रोडक्टिव फेज को तीन हिस्सों में पढ़ा जाएगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तीन पार्ट में इसको कवर करना है हमें। और लास्ट में क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम के लिए तो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर नहीं होगा ना, लॉजिकल चीज है। एक्सेप्शंस अलग बात है, बट नॉर्मली एक ह्यूमन मेल एक ह्यूमन फीमेल है, तो रफली 15-16 ईयर्स के आसपास, 17 ईयर्स के आसपास वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं। तो शुरू के 17 ईयर्स वो क्या थे? जुवेनाइल थे, बाद में रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए। अब 50-55 तक कर लेंगे रिप्रोड्यूस, आगे अब 60-65 के हो रहे हैं, 75-85 ईयर्स के हो चुके हैं, तो थोड़ी रिप्रोड्यूस करेंगे, तब जान भी नहीं बचेगी इतनी। तो सिंपल सी चीज क्या है यहाँ पे, फिर कहाँ जा रहे हैं वो? सेनेसेंस में। सेनेसेंट फेज इज द थर्ड फेज। क्या है ये सेनेसेंट फेज?
सेनेसेंट फेज इज द एजिंग प्रोसेस। धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, बॉडी का मेटाबॉलिज्म ड्रॉप होने लगता है, बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट होने लगता है, तो ये सबसे एजिंग होने लगती है। तो जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेज कहां मिल रहे हैं ये? कहां मिल रहे हैं ये तीनों फेजेस? एक ऐसी जगह जहां सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में यही है हमारे पास कि ये इलैबोरेट मैकेनिज्म है, कॉम्प्लिकेटेड है और स्लो है एज कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल। सेक्सुअल मोड में हमेशा जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज मिलेगा ही मिलेगा। वेजिटेटिव फेज इसी का दूसरा नाम है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, सॉर्टेड। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले सुन लो कि आगे क्या है अगले स्लाइड पर। अब कभी आपने ऐसे पौधे देखे हैं जो हमेशा ही कुछ कुछ इंटरवल पे फ्लावर्स या फ्रूट्स बनाते हैं? बताओ, चैट बॉक्स में डाल दो। कोई ऐसा पौधा तुमने देखा है जो हर कुछ इंटरवल के बाद फ्लावर्स फ्रूट्स बनाता रहता हो? दिमाग लगाओ थोड़ा। सारा दिमाग फोन में लगा रहता है, काम की चीज़ों पर दिमाग नहीं चलता है। आम का पेड़ नहीं देखा कभी? संतरे का पेड़, नींबू का पेड़, अमरूद का पेड़, जामुन का पेड़, इमली का पेड़ देखें? तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो पौधा जब वेजिटेटिव फेज में आया, रिप्रोडक्टिव फेज में आया और रिप्रोडक्टिव फेज के बाद एकदम से मर जाए? ऐसा होता है क्या? आम के पेड़ तुमने लगाए, वो आम का पेड़ ग्रो किया, अब कुछ साल बाद फ्लावर और फ्रूट बने, और फ्रूट बनेगा तुमने देखा पेड़ मर गया तुम्हारा? नहीं, वो जिंदा रहेगा, फिर अगले सीजन में फ्लावर फ्रूट बना के देगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर एक सीजन में फ्लावर फ्रूट बना के देगा। तो इसी के बेसिस पर हम आगे चलेंगे। किसके बेसिस पर? कि ऑर्गेनिज्म अपने पूरी लाइफ स्पैन में कितनी बार फ्लावर फ्रूट्स बनाता है, उसके बेसिस पर ही हम आगे चल रहे हैं। तो प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा है, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक। डिवाइड कर लो प्लांट्स को, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक का मतलब मोनोकार्पिक मतलब दे रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। They produce flowers and fruits only once and then they die. वो पूरे जीवन में एक ही बार रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एक ही बार रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली एक बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो फ्लावर और फ्रूट भी सिर्फ एक ही बार बनाएंगे और उसके बाद मरना निश्चित है। तुमने एक ग्वावा के सीड को सो किया, उससे पौधा निकलना शुरू हो चुका है। अब स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक वो पौधा ग्रो कर रहा है बिना फ्लावर बनाए, वेजिटेटिव फेज। अब कुछ टाइम बाद तुमने फर्स्ट टाइम देखा, यार मेरे ग्वावा के पेड़ पे फ्लावर आ गए हैं, है ना? फ्लावर थोड़ी तोड़ के खाओगे, पागल हो गए हो? फ्लावर आएंगे, फ्लावर को छोड़ दोगे, खुशी मना रहे हो बस तुम। अब वही फ्लावर, वही जो तुम्हारे फ्लावर हैं, उनसे पॉलिनेशन वगैरह होगा, उससे फ्रूट बनेंगे। तुमने उसके फ्रूट तोड़े, मीठे मीठे फल खाए, तुम्हारी जिंदगी सफल। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो पेड़ उसके बाद मुरझा के पूरा पेड़ मर जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं
पूरे जीवन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, एक ही बार फ्लावर फ्रूट बनाएंगे, और उसके बाद बेचारे मरेंगे ही मरेंगे, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहते। सारे एनुअल और बायनियल प्लांट्स इसमें आते हैं। एनुअल प्लांट अगर हम बात करते हैं एनुअल प्लांट की, तो जो हमारा एनुअल प्लांट होता है वो मैक्सिमम 1 साल की जिंदगी दिखाएंगे। 1 साल से ऊपर जिंदगी दिखाई नहीं सकते। 3 महीने, 4 महीने, 5, 6, 7, 8, 8.5, 9.5, 10.5 कुछ भी, बट द मैक्सिमम लाइफ स्पैन विल बी 1 ईयर, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ऊपर उनकी जिंदगी हो नहीं सकती। और जब हम बात करते हैं बायनियल की, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, बायनियल की, तो बायनियल की जिंदगी 2 साल से ऊपर और 1 साल से कम नहीं हो सकती। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, एनुअल एंड बायनियल। तो जितने भी एनुअल प्लांट्स हैं, जितने भी बायनियल प्लांट्स हैं, एनुअल प्लांट्स में तुम ले सकते हो राइस, वीट, मेज। बायएनियल प्लांट में कैबेज ले लो, कैरेट ले लो, बीट ले लो। ये हैं बायनियल प्लांट्स, ये एनुअल प्लांट्स। ठीक है, तो ये पूरे जीवन में एक ही बार फ्लावर फ्रूट बनाएंगे, फिर खत्म, नहीं बचेंगे। सम पेरेनियल्स इस कैटेगरी में। पेरेनियल्स मतलब 2 साल से ऊपर जिंदगी जीने वाले। 1 साल तक की जिंदगी एनुअल, 1 से 2 साल बायएनियल, और 2 से ज्यादा की जिंदगी, 2 से ज्यादा की जिंदगी है तो उनको सिंपली कह दिया जाता है पेरेनियल। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कैसे चलेगा है? एनुअल 1 साल की जिंदगी, फिर बायएनियल 1 साल से ज्यादा है जिंदा लेकिन मैक्सिमम 2 साल तक। फिर आते हैं पेरेनियल। पेरेनियल में क्या होगा, 2 साल से पक्का ज्यादा है, 3, 4, 5, 50, 100, 150, 500 सब वैलिड है। लेकिन अगर वो 2 साल से ज्यादा की जिंदगी में रह रहा है तो पेरेनियल कहलाएगा। तो कुछ पेरेनियल्स हैं जो मोनोकार्पिक होते हैं, पढ़ेंगे इनके बारे में हम। स्ट्रोबिलैंथस के बारे में पढ़ेंगे और बैम्बू के बारे में पढ़ेंगे। इन पौधों के अंदर देयर इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन, क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 फेजेस। जो हमने 3 फेज लिखे हैं, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंट, ये तीनों एकदम क्लियरली आपको कहां देखने को मिलेंगे, कहां देखने को मिलेंगे इतने क्लियरली? मोनोकार्पिक में। मान लेते हैं एक रैंडम पौधा है, उसको तुमने सो किया, अब स्टार्टिंग के 4 महीने तक वो खाली वेजिटेटिव था, तो वेजिटेटिव फेज। 4 महीने के बाद उसमें फ्लावर्स आ गए। फ्लावर्स आने का मतलब कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ चुका है, पॉलिनेशन हुआ, उसमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स बन गए। अब फ्रूट्स तुमने हार्वेस्ट कर लिए और अब वो पौधा उसके बाद एजिंग प्रोसेस में जाके सूख के पूरा झड़ चुका है, मर चुका है। तो इसका मतलब 3 फेजेस साफ साफ थे ना। अब पौधा तो मर गया, फ्लावर फ्रूट कितनी बार बनाए उसने? सिर्फ 1 बार।
तो वो एक मोनोकार्पिक प्लांट कहलाएगा। तो ये जीवन में एक बार रिप्रोड्यूस करके एक ही बार फ्लावर फ्रूट बनाते हैं। सारे एनुअल बायनियल मोनोकार्पिक हैं, कुछ ही पेरेनियल मोनोकार्पिक हैं। क्लियर कट डिस्टिंक्शन है तीनों फेजेस के बीच में। आ जाओ पॉलीकार्पिक पे। देख लो एक बार, कुछ रह गया हो तो। अभी स्ट्रॉबिलैंथस बैम्बू की इंफॉर्मेशन लिखेंगे हम। पहले हम देख रहे हैं कि पॉलीकार्पिक कैसे डिफरेंट है। पॉलीकार्पिक में अगर हम लिखें तो जैसा नाम बता रहा है दैट दे प्रोड्यूस flowers and fruits many times in their lifetime। पॉली मतलब बहुत बार, कार्प मतलब फ्रूट, तो वो जिंदगी में बहुत बार फ्लावर और फ्रूट बना सकते हैं। ये सिर्फ जिंदगी में एक बार फ्लावर फ्रूट बना सकते थे। तो दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेनी टाइम्स इन देयर लाइफ टाइम। ज्यादातर पेरेनियल्स पॉलीकार्पिक की लिस्ट में जाएंगे। कुछ ही पेरेनियल्स मोनोकार्पिक थे, वरना बाकी सारे पेरेनियल जिनकी 2 साल से लंबी जिंदगी है वो पहली बार फ्लावर फ्रूट बनाने के बाद नहीं मरते। वो हर बार कुछ सीजन में रेपिटेडली फ्लावर फ्रूट्स बना के देते रहेंगे। ठीक है, तो मोस्ट पेरेनियल्स आर पॉलीकार्पिक। कुछ में सीजनल फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है और कुछ में रेगुलर फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। रेगुलर फ्लावरिंग बहुत अच्छे से चाइना रोज में मिलता है, लाल कलर का गुड़हल का फूल, शू फ्लावर भी कह देते हैं इसे कभी कभी, शू फ्लावर। और सीजनल में कुछ भी लिख सकते हो। आम का पेड़ है, एप्पल, पियर, ऑरेंज, कुछ भी लिख लो। तो वहां सीजनल फ्लावरिंग हो जाती है। ऐसा तो है नहीं ना कि हर दिन आम मिल रहे हैं। पूरे साल में एक टाइम आता है जब आम आता है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग हुई थी। समझे? तो जिंदगी में एक बार फ्लावर फ्रूट बनाएगा तो मोनोकार्पिक, जिंदगी में बहुत बार फ्लावर फ्रूट बनाएगा तो पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक ज्यादातर पेरिनियल्स ही हैं जो 2 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। सारे एनुअल और बायोनियल मोनोकार्पिक हैं, 1 साल तक जिंदा रहने वाले या 2 साल तक जिंदा रहने वाले, सब जीवन में एक ही बार फ्लावर फ्रूट बनाएंगे। कुछ ही पेरेनियल्स हैं जो जीवन में एक बार फ्लावर फ्रूट बनाएंगे। पॉलीकार्पिक में क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है 3 फेजेस में। देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन 3 phases। पॉलीकार्पिक में लिखो देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन। 3 फेज अलग से डिस्टिंग्विश नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? इनके पास वेजिटेटिव फेज था, वेजिटेटिव फेज के बाद ये रिप्रोडक्टिव फेज में आया। प्लांट में कैसे पता चलेगा रिप्रोडक्टिव फेज? जब वो फर्स्ट टाइम फ्लावर्स बनाएगा।
फ्लावर ही तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो जब आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा तभी तो समझोगे ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बना नहीं रहा है तो कैसे पता चलेगा रिप्रोडक्शन कर रहा है? चुपके चुपके तो कर नहीं लेगा अपने आप कि तुम रात के अंधेरे में चुपके चुपके गया, रिप्रोडक्शन करा और आ गया, है ना? ऐसा तो है नहीं इनके केस में। तो वेजिटेटिव फेज आया, फिर रिप्रोडक्टिव फेज आया जो फ्लावरिंग से आपको पता चल जाता है। अब फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर ली, फल गिर गए या तुमने तोड़ लिए, लेकिन हमने कहा उसके बाद ये मर नहीं रहे हैं, इनकी डेथ की प्रोसेस अभी शुरू नहीं होगी, बल्कि ये एक रेस्टिंग पीरियड में चले जाएंगे। अगले साल फ्लावरिंग होने से पहले ये थोड़ी देर वापस से रेस्टिंग पीरियड में रहेंगे, जिसे हम कहते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड। ये एक तरीके का इनका रिकवरी फेज है। फ्लावरिंग में मेहनत लगी थी भाई, बाद में जब फ्लावर फ्रूट्स बन जाएंगे तो कुछ टाइम के लिए आप आम के पेड़ पे देखना कोई एक्टिविटी, खाली पत्ते वत्ते ही दिखेंगे, फ्लावर वगैरह नहीं बन रहे, फ्रूट नहीं बन रहे। तो उस टाइम पे क्या आप बोल दोगे वो वेजिटेटिव हो गया वापस? जिस टाइम पे वो फ्लावर फ्रूट नहीं बना रहा तो क्या तुम ये बोल दोगे कि वो वापस वेजिटेटिव हो गया? तुम छोटे थे, अब तुम बड़े हो चुके हो, बट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर तो हो गए, तुम्हें बोले नहीं नहीं ये तो अभी भी सेक्सुअली जुवेनाइल है, तो कैसा कितना बुरा लगेगा दिल में सुन के तुमको कि जुवेनाइल कह रहे हैं हमको, बताएं अभी इनको, आएगा ना मन में यही? तो ऐसे ही पौधे के साथ है, वो वेजिटेटिव नहीं हुआ है, रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो चुका है, बस वो अभी रिप्रोड्यूस कर नहीं रहा, तो उसे नाम मिला इंटर फ्लावरिंग, दो फ्लावरिंग के बीच का पीरियड। और फिर ये इंटर फ्लावरिंग पीरियड में बहुत टाइम तक घूमता रहेगा, बहुत टाइम तक यही चीज चलती रहेगी। आम का पेड़, नींबू, संतरा, कुछ भी देखना, फ्लावर फ्रूट आए कई महीनों तक उस पर कोई फ्लावर फ्रूट नहीं होंगे, फिर फ्लावर बनेंगे, फिर फ्रूट बनेंगे, कई महीनों तक कुछ नहीं होगा। तो वो जो कई महीने तक फ्लावर फ्रूट का कुछ रोल नहीं दिखता, वो है इंटर फ्लावरिंग फेज। प्लांट अपने आप को रिकवर करा रहा है यार, मेहनत करी है उसने, ठीक है। फिर बाद में जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता जा रहा है, 20 साल हो गया, 25 साल का हो गया, अब 25 साल बाद जाके धीरे धीरे और भी कोई दिक्कतें आने लग जाएंगी उस पेड़ के अंदर, तो फिर जाके वो एजिंग प्रोसेस में जाएगा, जिसको हम कहेंगे सेनेसेंट फेज। तो ये चीज एनसीईआरटी ने बताई है कि पॉलीकार्पिक में 3 फेजेस डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज होने के बाद वो इमिजिएटली मरता ही नहीं है, उसमें कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जो मोनोकार्पिक हैं वो फर्स्ट टाइम फ्लावरिंग दिखाने के बाद फ्रूट्स बनाएंगे और फिर उनका मृत्यु निश्चित है, जिंदा नहीं बच सकते। तुम कितना भी जादू टोना कर लो, अमृत पिला दो, अब वो नहीं बचने वाला, है ना। स्ट्रोबिलैंथस और बैम्बू के लिए इंफॉर्मेशन दी एनसीईआरटी ने। स्ट्रोबिलैंथस इज फाउंड इन नीलगिरी हिल्स ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। नीलगिरी वर्ड को देखते हैं ना, नीलगिरी का मतलब ये नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन्स। स्ट्रोबिलैंथस का कॉमन नेम ही नीला कुरेंजी है, नीला कुरेंजी। तो नीलगिरी हिल्स में मिलता है, नीला कुरेंजी इसका नाम है। बारह साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, और फिर मर जाता है। द फ्लावर्स दे फॉर्म वंस इन 12 ईयर एंड देन
डाइज। तुम्हें इसका बीज मिला, तुमने बो दिया, 12 साल तक ये वेजिटेटिव रहता है। 12th ईयर में जाके ये फ्लावर बनाएगा, पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फ्रूट और सीड्स बनाएगा। फ्रूट सीड डिस्पर्स हो जाएंगे और वो जो मेन पौधा था अब वो मर जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद उसका सेनेसेंस आ गया, उसकी एजिंग, उसकी डेथ आ गई। स्ट्रोबिलैंथस के लिए ही इसकी जो लास्ट फ्लावरिंग है सितंबर अक्टूबर 2018 में फ्लावरिंग हो चुकी है। वो तो बस तुम्हारी एनसीईआरटी थोड़ी आउटडेटेड है, अभी भी उसने पुराना डेटा लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सितंबर अक्टूबर 2006, बट उसके 12 साल बाद 2018 में मास फ्लावरिंग हो चुकी है। तो अगर तुम्हें ये 2018 का ऑप्शन दिख जाए तो इसे प्लीज टिक कर देना। तो ये कहानी है स्ट्रोबिलैंथस की। 2 साल से ज्यादा जिंदा है ना, तो इसलिए पेरेनियल कहला रहा है। लेकिन अपने पूरे जीवन में फ्लावर फ्रूट एक ही बार बना पाता है, इसीलिए मोनोकार्पिक है। फिर आता है बैम्बू। बम्बू बम्बू करते रहते हैं, है ना। बैम्बू को जब हम देखते हैं तो बैम्बू जो होता है इट रिमेन्स वेजिटेटिव फॉर 50 to 100 ईयर्स। 50 से 100 साल तक ये वेजिटेटिव रहता है। उसके बाद ये फ्लावर बनाता है, फ्रूट बनाता है और मर जाता है। तो मान लो तुमने बैम्बू के प्लांट को ग्रो करना शुरू किया है आज, तो हो सकता है 50 साल 49 ईयर्स तक उसमें कोई फ्लावर बना ही नहीं। पूरे 49 ईयर्स तक वो वेजिटेटिव रहा। लास्ट 50th ईयर में आके तुमने देखा अच्छा ये फ्लावर्स बना रहा है, ये पॉलिनेशन कर रहा है, ये फ्रूट बना रहा है, सीड बना रहा है। लेकिन जब ये चलेगा प्रोसेस तो जो मेन वेजिटेटिव बॉडी थी वो सूख के मर जाएगी। तो इसलिए ये भी मोनोकार्पिक है। 2 साल से ज्यादा जिंदा था तो पॉली पेरेनियल। फ्लावर फ्रूट ये दोनों पूरे जीवन में एक ही बार बना सकते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लावर फ्रूट बनाने के बाद भी जिंदा बच रहे हो, इसीलिए ये हमारे मोनोकार्पिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है जी। इस तरीके से पूरे के पूरे पहाड़ ये ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, सुंदर सुंदर। और ये रहा हमारे बैम्बू। जापानीज फोकलोर में, जापानी दंतकथा में ऐसा कहा जाता था कि जब भी बैम्बू में फ्लावरिंग होगी तब तब कुछ न कुछ नेगेटिव होगा। तो ये बहुत लॉजिकल चीज़ है यार कि हर 50 से 100 साल में कोई ना कोई बड़ी नेगेटिव घटना तो घटेगी ही। ऐसा तो है नहीं कि 50-100 साल में कुछ घटेगा नहीं ऐसा। तो ऐसे करके एक मिथिकल कॉन्सेप्ट बन गया था ये कि जब भी बैम्बू में फ्लावरिंग होगी, मास फ्लावरिंग होगी, तब तक वहाँ पे कोई ना कोई कैलामिटी आएगी। तो ये बस नॉर्मल चीज़ है, हर 50-100 साल में वैसे भी कोई नेचुरल कैलामिटी हिट करनी ही करनी है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। मेल फीमेल सबको पता है, बट बहुत सारे टर्म्स और हैं यहाँ पे। मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट तो पता है सबको। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, एनिमल की जब आप बात करते हो तो यूनिसेक्सुअल एनिमल हो सकता है, बायसेक्सुअल एनिमल हो सकता है,
यूनिसेक्सुअल एनिमल किसको बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल एक ऐसा एनिमल हो सकता है पता नहीं क्या जानवर बना है, बस जानवर है ये समझ लो। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? इसके पास खाली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। और किसी दूसरे के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो एनिमल में यूनिसेक्सुअल इसको बोलते हैं, एक ही सिंगल सेक्स ऑर्गन लेके बैठा है। वन मेंबर हैज वन टाइप ऑफ सेक्स, या तो फीमेल होगी या मेल होगा। इसी यूनिसेक्सुअल को हम क्या बोल सकते हैं? एनिमल में इसी कंडीशन को आप डायोशियस कह सकते हो। एनिमल में इसी यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डायोशियस कहते हैं। और बाइसेक्सुअल को अगर हम देखें तो बाइसेक्सुअल में वन मेंबर विल हैव बोथ सेक्स ऑर्गन्स। इसी को हम बोल सकते हैं मोनोशियस। या एनिमल के केस में एक और वर्ड आपको दिखता है हर्माफ्रोडाइट, अर्थवॉर्म जैसे ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे। तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग सेक्स ऑर्गन होना एनिमल में यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कहलाता है। एक ही ऑर्गेनिज्म पर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ होना ये एनिमल्स में बाइसेक्सुअल या मोनोएशियस कंडीशन कहलाता है, या हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहलाता है। ठीक है, ये क्या है हमारा सेक्सुअलिटी ऑफ एनिमल। तो एनिमल के केस में यूनिसेक्सुअल एंड डायोशियस, बाइसेक्सुअल एंड मोनोशियस आर सेम। प्लांट की बात करें तो ध्यान देना, अब प्लांट के केस में जो फ्लावर होता है या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा या फिर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल मतलब डेफिनेशन ध्यान देना, अब सिंगल फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम गाइनोशियम हमने कहा था वर्ल होते हैं। एंड्रोशियम किसका बना है? स्टेमेंस के ग्रुप को बोलते हैं। और कार्पल्स के ग्रुप को गाइनोशियम। तो एक ही फ्लावर के अंदर अगर स्टेमन और कार्पल दोनों होते हैं तो उसे कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके पास स्टेमन भी है और इसके पास कार्पल भी है। वी हैव स्टेमन एज वेल एज वी हैव कार्पल। कहां? इन अ सिंगल फ्लावर। तब ऐसे फ्लावर को आप एक बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हो। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है? फ्लावर हैज ओनली वन सेक्स ऑर्गन।
तो या तो ये स्टैमिनेट होगा या फिर ये पिस्टिलेट फ्लावर होगा। स्टैमिनेट फ्लावर में सिर्फ एंथर्स और पिस्टिलेट में सिर्फ कार्पल्स। तो ये है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर में एक ही टाइप का सेक्स ऑर्गन है, या तो स्टेमन या फिर कार्पल। स्टेमन होगा तो स्टैमिनेट फ्लावर, कार्पल होगा तो पिस्टिलेट फ्लावर। किसका डिफरेंस किया है अभी हमने? खाली फ्लावर का। बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। प्लांट में यूनिसेक्सुअल हैज 2 कंडीशन। मन में बोलो अपने भाई, क्या मन में नहीं बोलना अपने। फोन चल रहा है साथ साथ, है ना? फोन साथ साथ चल रहा है, खाना भी साथ साथ चल रहा है, ऐसे कैसे होगा? प्लांट में फ्लावर कुड बी बाइसेक्सुअल या फ्लावर कुड बी यूनिसेक्सुअल। अब फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो इट कैन शो 2 कंडीशंस, मोनोशियस कंडीशन एंड डायोशियस कंडीशन। मोनोशियस हमें मिलता है मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुरबिट, ज़ोस्टेरा, कारा में। डायोशियस हमें मिलता है डेट पाम, पपाया में। इसके अलावा मलबरी, वैलेसिनेरिया, कारा, वॉलिची एंड मर्केंशिया, इनमें मिलेगा। क्या मतलब है इसका? मेज, कैस्टर, कुकुरबिट, कोकोनट, ज़ोस्टेरा, कारा, उधर डेट पाम, पपाया, मलबरी, वैलेसिनेरिया, कारा, वॉलिची एंड मर्केंशिया। क्या मतलब है इसका? हमने ये तो बोल दिया फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। अगर ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर सेम प्लांट पर है तो इसे कहा जाता है मोनोइशियस, वन होम। क्या बनाया? खाली स्टेमन। क्या बनाया? खाली स्टेमन। तो ये है मेरे इंडिविजुअल मेल फ्लावर्स। इस पे बना देते हैं कार्पल, इस पे बना देते हैं कार्पल, तो ये हो गए मेरे फीमेल फ्लावर्स। ठीक है। बाइसेक्सुअल में क्या कहा था? एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक साथ हैं तो बाइसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल में मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। और प्लांट में मोनोशियस किसको कह रहे हैं? प्लांट में मोनोशियस किसको कह रहे हैं? जब वो यूनिसेक्सुअल मेल और फीमेल एक ही प्लांट के ऊपर हो। द फ्लावर्स आर ऑन 2 separate parents. They are on 2 separate parents. तो इसे कहा जाता है डायोशियस। 2 अलग घर हैं। अब 2 अलग घर मतलब मेल का घर अलग, फीमेल का घर अलग। डाइवोर्स ले चुके हैं ये। डायोशियस कंडीशन में डाइवोर्स हो चुका है, तो अब मेल फीमेल क्या है? अलग हैं। अगर इस पे मैंने स्टेमन बना दिया, इसका मतलब यहां जितने भी फूल है ना उन सब पे स्टेमन ही बनेगा।
और ये अलग पौधे पे सारा हो गया फीमेल। तो डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, मोनोशियस में यूनिसेक्सुअल मेल और यूनिसेक्सुअल फीमेल एक ही घर में है। डायोसिस में यूनिसेक्सुअल मेल का अलग फ्लैट है, यूनिसेक्सुअल फीमेल का अलग फ्लैट है, अलग अलग पीजी में रह रहे हैं, कोएड में नहीं है, कोएड में नहीं रह रहे। बॉयज़ का अलग स्कूल, गर्ल्स का अलग स्कूल, बॉयज़ का अलग घर, गर्ल्स का अलग घर, मेल फ्लावर का अलग प्लांट, फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट। इसे कहा जाता है डायोशियस कंडीशन। और दोनों क्या है? एनसीईआरटी ने साफ साफ बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कुड बी मोनोशियस कंडीशन और दे could be found in dioecious condition. The plant could be monoecious or the plant could be dioecious. Monoecious plant and dioecious plant. Monoecious या dioecious फ्लावर नहीं होते। और वहीं पर मुझे बाइसेक्सुअल कंडीशन दिखानी हो, प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसके केस में क्या हो जाएगा? बाइसेक्सुअल में हमने कहा था फ्लावर हैज बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स। तो ये कहलाता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? एनसीईआरटी ने जो कंफ्यूजन दिया वो साफ कर लेना। एनिमल में यूनिसेक्सुअल डायोसिस है, बाइसेक्सुअल मोनोशियस। प्लांट के अंदर मोनोशियस और डायोसिस दोनों यूनिसेक्सुअल की एक्सटेंशंस हैं। प्लांट में डेफिनेशन ही यही है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी कह देती है मोनोशियस को बाइसेक्सुअल। तो अब ये ट्रू सेंस में बाइसेक्सुअल नहीं है। बाइसेक्सुअल का मतलब था एक ही फ्लावर में दोनों चीजें होना, यहां एक ही पौधे पर माना दोनों चीजें हैं। तो मोनोशियस प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं है पूरा का पूरा। डायोसिस यूनिसेक्सुअल प्लांट, एक तरीके का एक्सटेंशन हो रहा है यहां पे। तो मोनोशियस प्लांट, डायोसिस प्लांट, बोथ ऑफ देम आर टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, क्लियर है? ये है बाइसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। एनसीईआरटी कहती है that in lower organisms, the term monoecious and homothalic are used. लोअर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम एल्गी, फंजाई, मेनली इनकी बात करते हैं। इनमें मोनोशियस और होमोथैलिक सेम चीज है। कहने का मतलब है कि ये एक स्ट्रक्चर है। अब मैं कह रहा हूं यहां पे ऊपर सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और मैं कह रहा हूं कि नीचे की तरफ सारे मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं। तो एक ही प्लांट बॉडी पर मेल फीमेल दोनों है तो मोनोशियस, और होमोथैलिक मतलब सेम थैलस, सेम बॉडी पर पाए जा रहे हैं।
the term dioecious and heterothalic will mean same. तो यहां पे भी हम देखते हैं मर्कैंशा में मेल थैलस अलग है, मर्कैंशा में फीमेल थैलस अलग है. ठीक है, ध्यान रखना ये चीज. लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर प्लांट्स में, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब के अंदर आप मोनोशस और होमोथैलिक को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो. डायोशस और हेट्रोथैलिक दो अलग पेरेंट पर मेल फीमेल है, अलग अलग थैलस है, तो हेट्रोथैलिक या डायोशस. लेकिन एनसीईआरटी ने एक बहुत बड़ी चीज लिख दी है कि एनसीईआरटी ने कहा कि प्लांट में मोनोशस को भी बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं. वो एज ए एनसीईआरटी स्टेटमेंट याद रख सकते हो, बट लॉजिकली वो करेक्ट नहीं होता. नेक्स्ट हेडिंग, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. We will have pre-fertilization events. Then we have fertilization events. And then we will look at post-fertilization events. These are the three events in sexual reproduction. तीन इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर. प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या चाहिए? गैमीट बना होना चाहिए, और फिर उस गैमीट का ट्रांसफर जरूरी है. तो प्री फर्टिलाइजेशन में यही दो इवेंट्स हैं, गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, एंड सेकेंड इज गैमीट ट्रांसफर. जो मेल गैमीट है और जो फीमेल गैमीट है पास आ जाने चाहिए. तो मेल को फीमेल तक लेके जाना है. बारात लेके जाते हैं ना, मेल जाता है फीमेल तक, तो वही बारात निकल रही है. ये मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट में ट्रांसफर करना है ले जाके. तो ये दो इवेंट्स हम डिस्कस करेंगे आज, गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर. ठीक है, अब हमने कहा था ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड हो सकते हैं. 2n लिखते हैं हम कि हर चीज डबल कॉपी में थी, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है या हर जीन की 2 कॉपी है पहले से, तो वो गए डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. एनसीईआरटी ने कहा है कि ये मियोसिस करके हैप्लॉइड गैमीट बनाते हैं. हैप्लॉइड गैमीट मतलब गैमीट के पास सिंगल सेट ही जाएंगे क्रोमोसोम्स के. हम ह्यूमंस 2n = 46 होते हैं. हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स हैं. 23 पापा से आते हैं, 23 मम्मा से आते हैं. हमारे अंदर जो गैमीट्स बन रहे हैं, फीमेल में एग और मेल में जो स्पर्म बनता है, स्पर्म में 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं. तो स्पर्म एंड एग आर गैमीट,
उनमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है और बाकी नॉर्मल सेल में डबल। और एनसीईआरटी ने क्या लिखा? अगर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तब तो वो बेचारा माइटोसिस करके ही हैप्लॉइड गैमीट बना लेगा। वो ऑर्गेनिज्म बाय डिफॉल्ट सिंगल सेट लेके बैठा है। सिंगल सेट में मियोसिस हो नहीं सकती, मियोसिस हमेशा 2n से n लेके आती है। ठीक है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के लिए एनसीईआरटी ने कहा है दे हैव टू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म गैमीट एंड हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स विल अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म गैमीट। अगर हम बात करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की, मोस्टली एनिमल्स, अगर हम बात करें डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन एनिमल्स पे फोकस करके अगर हम बात करें तो इनके पास एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं मियोसाइट। मियोसाइट, मियोसाइट इज द गैमीट मदर सेल। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इस गैमीट मदर सेल में मियोसिस करते हैं तो उसे मियोसाइट कहा जाता है। मियोसिस कराते हैं और तब इनसे बनते हैं गैमीट्स। मियोसिस से बन रहे हैं तो इसलिए इनको कहा जाता है मियोगैमीट, मियोसिस से बनने वाले मियोगैमीट। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के जो गैमीट मदर सेल्स हैं एनिमल के रिस्पेक्ट में, फोकस हमने यहां पे किया है एनिमल्स पे, तो उनमें गैमीट मदर सेल को मियोसाइट कहते हैं। वो मियोसिस से हैप्लॉइड गैमीट बनाते हैं। मियोसाइट में 2n होगा, डिप्लॉयड होगा ये, और गैमीट n हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स में, प्लांट की अगर बात करते हैं ना, तो प्लांट के केस में वी डोंट हैव गैमीट मदर सेल एज मियोसाइट। प्लांट में मियोसाइट का काम, मियोसाइट मतलब वो सेल जिसमें मियोसिस हो। मियोसाइट का मतलब क्या है? वो सेल जिसमें मियोसिस हो उसे मियोसाइट कहते हैं। तो एनिमल्स के केस में गैमीट मदर सेल्स आर मियोसाइट। प्लांट्स के केस में, प्लांट्स के केस में मोस्टली जो मियोसाइट है वो स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये मियोसिस कराते हैं तो उनसे बनते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस से बने तो इनको बोल दिया जाता है मियोस्पोर। ठीक है, दीज आर मियोस्पोर्स। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कैसे कब गैमीट बना रहा है। फिर गैमीटोजेनेसिस में हम पढ़ते हैं कि जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो 3 टाइप्स का है। क्या क्या हैं वो 3 टाइप्स? एक केस कहते हैं हम जहां पे होमोगैमीट्स बनते हैं, एंड द अदर केस इज वेयर यू हैव हेटेरोगैमीट्स। होमोगैमीट्स, हेटेरोगैमीट्स। होमोगैमीट बन रहे हैं और हेटेरोगैमीट बन रहे हैं। होमोगैमीट का क्या मतलब है?
both male and female gamete are same. Both male and female gamete are same morphologically. Male and female gametes are same morphologically. होमोगेमीट का ही दूसरा केस है आइसोगेमीट. यहां पे मेल और फीमेल गेमीट दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं. दिखने में दे आर सेम. हो सकता है दोनों मोटाइल हों, या हो सकता है दोनों ही मेल और फीमेल नॉन मोटाइल हों. होमोगेमीट के केस में उसी को आइसोगेमीट कह रहे हैं. होमो या आइसो का मतलब होता है सेम. तो मेल और फीमेल दोनों दिखने में सेम है, तो अगर मूव करेंगे तो दोनों मूव करेंगे. इसका एग्जाम्पल है हमारा एल्गी यूलोथ्रिक्स. और नॉन मोटाइल होंगे तो दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे. एग्जाम्पल है इसका स्पाइरोगायरा. बोथ गैमीट्स विल बी नॉन मोटाइल. तो ये केस हो गया हमारे होमोगेमीट के अंदर. ठीक है. इवन अगर हम बात करते हैं, एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है आइसोगेमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा. तो क्लैडोफोरा के अंदर भी है और फ्लैजिला दिख रहा है. तो इसका मतलब बोथ मोटाइल में हम एक और एग्जांपल डाल सकते हैं, क्लैडोफोरा. और बोथ नॉन मोटाइल में हम एग्जाम्पल डाल रहे हैं ऊमाइसिटीज फंगस का. सॉरी, नॉट ऊमाइसिटीज, म्यूकर नाम के फंगस का. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. फिर आता है हेट्रोगेमीट. हेटेरोगेमीट्स जो होते हैं इनमें एन आइसोगैमी हो सकती है या इनमें ऊगैमी हो सकती है. हेट्रोगेमीट में दो कंडीशन है, एन आइसोगैमी या ऊगैमी. एन आइसोगैमी में मेल स्मॉल होता है, मोटाइल होता है. फीमेल लार्ज होती है और मोटाइल होती है. तो यह है एन आइसोगैमी. दोनों अलग अलग हैं तो इसलिए हेट्रोगैमीट के अंदर है. इसका एग्जाम्पल है हमारा यूडोराइना एल्गी है. ऊगैमी को अगर हम देखें, ऊगैमी को अगर हमें देखना है तो यहां पे देख लेते हैं ऊगैमी को. ऊगैमी में फीमेल is always large and non-motile. फीमेल हमेशा साइज में बड़ी होगी और लोकोमोशन नहीं दिखाएगी. मेल कुड बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. मेल गैमीट मोटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. मोटाइल गैमीट का केस वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, कारा, इन तीनों में देखने को मिलता है. ये सारे 11th में दिए हुए हैं. तुम्हें लग रहा है 12th की एनसीईआरटी में नहीं है, क्योंकि 11th में भी था ये सब.
तो इसलिए हम यहां पे लिख दे रहे हैं। होमोगैमीट में आइसोगैमीट का केस है, हेट्रो में एनाइसो और ऊगैमी का केस है। आइसो में या तो दोनों ही मोटाइल हैं, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। एनाइसो में फीमेल मोटाइल लार्ज, मेल मोटाइल स्मॉल। और यहां पे फीमेल कैसी है? हमेशा लार्ज है, हमेशा नॉन मोटाइल है, स्टेशनरी है, एक जगह फिक्स्ड है। मेल मोटाइल हो सकते हैं वॉलवॉक्स, फ्यूकस, कारा के केस में। और मेल नॉन मोटाइल का केस सारा का सारा रेड एल्गी दिखाएगा, सारा का सारा जिम्नोस्पर्म्स दिखाएंगे, एंजियोस्पर्म्स दिखाएंगे। यहां पे हम ऐड कर सकते हैं अपने ब्रायोफाइट्स, और हम यहां पे ऐड कर सकते हैं अपने टेरिडोफाइट्स। उनमें भी मेल मोटाइल होते हैं। वॉलवॉक्स, फ्यूकस, कारा एनसीईआरटी ने बना के दिया है। हेटेरोगेमीट ऑफ फ्यूकस, तो हेटेरोगेमीट में ये फीमेल है, ये मेल है, और मेल में देखो छोटे से एक्सटेंशन निकले हुए हैं, तो मोटाइल मेल है। हेटेरोगेमीट ऑफ होमोसेपियंस, ह्यूमंस में ये एग, और ये रहे ह्यूमन के स्पर्म। ठीक है, तो ये सारा हो गया हमारा गैमीटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मियोसिस से बनाएंगे, हैप्लॉयड माइटोसिस से बनाएंगे। ये तो एनसीईआरटी ने एक जनरल फॉर्म में लिख के दिया है। बट अगर हम स्पेशली एनिमल्स को देखें, डिप्लॉयड एनिमल्स को, तो वो गैमीट मदर सेल से गैमीट बनाते हैं। और अगर हम प्लांट्स को देखें, तो डिप्लॉयड प्लांट्स वगैरह जो कोई भी प्लांट हो, तो जनरली उसमें स्पोर मदर सेल मियोसाइट का काम करता है। स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होगा, जो मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर बनाएंगे। प्लांट्स के केसेस में ज्यादातर गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। प्लांट के केस में मैक्सिमम केसेस में गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। गैमीट फॉर्म कैसे हो रहा है? तो 3 टाइप से हो रहा है। बिल्कुल डिट्टो सेम है तो आइसोगैमी, अलग अलग है तो हेट्रोगैमी, जिसमें 11th की इंफॉर्मेशन डाल दिया एन आइसो एन ऊगैमी। आइसो में दोनों मोटाइल हो सकते हैं या दोनों नॉन मोटाइल। तो ये है हमारा गैमीटोजेनेसिस। अब जो भी गैमीट बने, गैमीट को क्या करना है? अपने पास लेके बैठा रहेगा? मेल ने स्पर्म बना लिया, बस लेके बैठा हुआ है कि अभी कुछ हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। मेल को फीमेल के साथ ही फर्टिलाइज होना जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो बेसिस ही यही था, गैमीट बनना, गैमीट का फ्यूजन होना। तो फ्यूजन तो तब होगा ना भाई जब मेल गैमीट निकलेगा। तो गैमीट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, गैमीट ट्रांसफर की अगर हम बात करते हैं, तो हो सकता है पानी के थ्रू हो सकता है पोलन ग्रेन के थ्रू हो। पानी के थ्रू कहां पे होगा? मोस्ट ऑफ द एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ये सब अपने अपने मेल गैमीट पानी में रिलीज कर देते हैं। बहुत सारे फिशेस और एम्फीबियंस भी यही करते हैं, वो पानी में अपने गैमीट रिलीज करके छोड़ देते हैं। तो पानी से मेल गैमीट ट्रांसफर हो रहा है फीमेल तक। और पोलन ग्रेन का कॉन्सेप्ट कहां मिलता है? सीड प्लांट्स में। सीड प्लांट्स बोलने का मतलब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म।
सीड प्लांट में वी हैव जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल गैमीट। तो वहां पे डायरेक्ट मेल गैमीट ट्रांसफर नहीं होता, पोलन को ट्रांसफर कराना होता है। एंड ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन नोन एज? यस, पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन ट्रांसफर को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो गैमीट का ट्रांसफर और गैमीट का फॉर्मेशन, ये सारी कहानी है उनकी। ये डायग्राम देखा हमने, एनसीईआरटी ने बोल दिया भाई आइसोगैमीट्स ऑफ क्लैडोफोरा। ठीक है, देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या लिख के दिया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, पहले हमने पढ़ लिया था, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल। तो हो सकता है अगर वो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है तो वो दोनों गैमीट बना रहा है, या हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स बनाएंगे, मेल फीमेल अलग अलग हैं। फिर हमने क्या कहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिनगैमी होगी, गैमीट्स का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा ही बनेगा, और यही जाइगोट आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कहा था जो ऑफस्प्रिंग्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते, बताया था आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्ट कॉपी, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। यहां पर वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, आइडेंटिकल कॉपी नहीं है, सिमिलर है, मिलता जुलता है, डिट्टो उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ो, प्लांट, एनिमल, फंजाई, इन सब में मॉर्फोलॉजी, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर, इनकी फिजियोलॉजी सब अलग है। प्लांट कहाँ, एनिमल कहाँ, फंजाई कहाँ, लेकिन जब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो सब में सेम पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न दिख रहा है? जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, सब में प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मिलेगा। हमने कहा पैदा होते ही सेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो कर नहीं सकता, तो हर ऑर्गेनिज्म को एक सर्टेन ग्रोथ और मैच्योरिटी अचीव करनी पड़ती है। तो वो जो पीरियड ऑफ ग्रोथ है स्टार्टिंग का, उसे ही जुवेनाइल फेज कहते हैं, प्लांट में उसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। ये वेरिएबल है हर ऑर्गेनिज्म के लिए, ऑब्वियस है। द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, कैन बी सीन इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो बताया था भी यही कि एक फ्लावरिंग प्लांट में जब वो फर्स्ट टाइम फ्लावर बना दे, मतलब वो वेजिटेटिव फेज से आ चुका है अपने रिप्रोडक्टिव फेज में। मेल में स्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है, फीमेल में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। इस चीज को करके देखना, गूगल पे आंसर ढूंढ के देखना। गेंदे का फूल, चावल, गेहूं, नारियल, आम का पेड़, ये फर्स्ट टाइम कब फ्लावर करते हैं। फिर उन्होंने लिखा इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। इंटर फ्लावरिंग को आप जुवेनाइल बोलोगे या मैच्योर, तो मैच्योर ही बोलेंगे उसे, वापस जुवेनाइल नहीं हो रहा, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी खत्म नहीं हो रही है, रेस्टिंग पीरियड है, तो है वो मैच्योर का ही पार्ट। फिर उन्होंने क्या कहा कि कुछ पेड़ों को ऑब्जर्व करो, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, वाई डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट इज सीजनल। तो ये रहा रीजन, वो उसी महीने में करेंगे लेकिन हर साल बाद में। थ्रू आउट द ईयर भी कुछ करते हैं, जैसे चाइना रोज। तो उन्होंने क्या लिखा है, एनुअल और बायनियल टाइप्स
क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रो और सेनेसेंट फेज दिखाते हैं। क्यों? रिप्रोडक्टिव फेज के बाद फ्लावर फ्रूट बना के वो मोनोकार्पिक हैं, मर जाएंगे। पेरेनियल स्पीशीज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन द 3 फेजेस, क्योंकि वो फर्स्ट फ्लावरिंग के बाद मरते नहीं है, इंटर फ्लावरिंग या रिकवरी फेज में चले जाते हैं। बैम्बू एक ही बार वंस इन लाइफ टाइम फ्लावर करता है, 50 से 100 साल में। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना 12 साल में फ्लावर करता है और फिर वो पौधा मर जाता है, उसके बीज रह जाते हैं। 2018 आ जाता है तो भी सही है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में फैले हुए हैं, ठीक है। एनिमल में क्या लिखा है? एनिमल में जो जुवेनाइल फेज है, इट इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ह्यूमंस में आपने पढ़ा है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लग जाते हैं, आवाज़ भारी होने लग जाएगी, दाढ़ी वगैरह आने लग जाएगी। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप डेवलपमेंट होने लग जाएगा। The end of reproductive phase can be considered as parameter of senescence या old age। एक बार रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाए तो आप बोलते हो कि भाई सेनेसेंस आ गया है, बुढ़ापा आ चुका है। देयर आर कॉन्कॉमिटेंट चेंजेस, इंग्लिश डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती है। कॉन्कॉमिटेंट मतलब उसके साथ साथ, जो हम वर्ड पढ़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ऑर्गन्स की फंक्शन भी डैमेज होने लग जाते हैं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी भी कम होने लग जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे एजिंग होती है, फिर किसी न किसी दिक्कत से आपकी मृत्यु हो जाती है। प्लांट और एनिमल दोनों में ही हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा गेम है ट्रांजिशन कराने में, फेजेस में। इन हॉर्मोन्स का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का मिल के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस पे रेगुलेशन होता है, बिहेवियर पे सारा रोल चेंज होता है। नॉर्मली देखा है ना, अडल्टहुड आने पर टीनेज में कितने हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सैल हो जाते हैं। क्यों? एजिंग होती जा रही थी, जीन्स चेंज हुए, हार्मोन बैलेंस चेंज हुआ, चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, गुस्सैल, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। एक बार मैच्योरिटी आ जाए, all sexually reproducing organism exhibit processes that have fundamental similarity even though structures are different। algae, fungi, plant में structures कुछ भी हों, लेकिन events एकदम सेम होते हैं। the events of sexual reproduction elaborate और complex हैं, लेकिन फिर भी एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन में हमेशा पहले गैमीट बनेगा, फिर गैमीट ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगी, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर बाकी चेंजेस होंगे। फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, इसी को हम सिनगैमी कहते हैं। बॉटनी में सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन सिनोनिमस है। बॉटनी में प्लांट्स के लिए मेल और फीमेल का फ्यूज होना ही फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहलाता है। जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो डेवलप करेगा। तो क्या है 3 इवेंट्स? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या है? गैमीट का जेनेसिस, जेनेसिस मतलब पैदा होना, और फिर गैमीट का ट्रांसफर होना। गैमीटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स कैसे होते हैं? हमेशा हैप्लॉइड, हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ एल्गी में दोनों गैमीट्स सिमिलर हैं अपीयरेंस में, पॉसिबल नहीं है अलग से मेल फीमेल कैटेगराइज करना। इनको होमो या आइसोगैमीट कहते हैं। इमेज हम देख चुके थे क्लैडोफोरा की। मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी, रेड एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो एंजो, मैक्सिमम एनिमल्स, 2 मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग गैमीट बन रहे हैं।
मेल इज एंथेरोजॉइड या स्पर्म, फीमेल इज एग या ओवम। कॉमन नेम्स हैं ये। फिर उन्होंने दिया सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट कि एनिमल प्लांट्स में सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमीट फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। जनरली मतलब कॉमन केस क्या है कि दो अलग पेरेंट्स होंगे, लेकिन लिखा है नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा ये बात सच और जरूरी नहीं है। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एक ही सिंगल पेरेंट में दो गैमीट्स मेल और फीमेल दोनों बन रहे थे। ठीक है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल एनिमल में हो सकता है ये। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट। अब यहां पे एनसीईआरटी ने वर्ड लिख के बाइसेक्सुअल गड़बड़ कर दी है, बट एज अ स्टेटमेंट बस इसे याद रखना। अगर आ जाती है स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट को ट्रू ही मार्क करना पड़ेगा, बट लॉजिकली इट इज फॉल्स। डिफरेंट प्लांट्स पे लिख दिया यूनिसेक्सुअल, जबकि हो रहा क्या चाहिए था? इफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर ऑन सेम प्लांट तो मोनोशियस, डिफरेंट प्लांट्स तो डायोशियस। फंजाई में प्लांट्स में होमोथैलिक एंड मोनोशियस आर यूज्ड टू डिनोट बाइसेक्सुअल कंडीशन। लॉजिकली ये भी एनसीईआरटी ने पंगा कर दिया यहां पे। फंजाई वगैरह के लिए तो बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, प्लांट में आप मोनोशियस को बाइसेक्सुअल एग्जैक्टली नहीं कह सकते, ट्रू सेंस में नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल थे। हेट्रोथैलिक और डायोशियस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। असली लॉजिक क्या था वो यहां पे है तुम्हारे पास। दिस इज द रियल लॉजिक। यूनिसेक्सुअल डायोशियस, बाइसेक्सुअल मोनोशियस, एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर एनिमल्स। लेकिन प्लांट में फ्लावर इज बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, और फिर उस यूनिसेक्सुअल की कंडीशन है मोनोशियस और डायोशियस। तो प्लांट में ये रियल चीज है। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट जो है वो तो एज इट इज याद रख लेना। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को हम कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाह रहे, उसको एज इट इज याद रखेंगे बस, उसमें ज़्यादा हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टैमिनेट, फीमेल को पिस्टिलेट कहते हैं। अब यहाँ पे सही बात लिखी है कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर में भी प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल मोनोशियस, सेपरेट इंडिविजुअल डायोशियस। अब ये सही है। एग्जाम्पल दे दिए मोनोशियस के, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। कुकुरबिट मतलब वो कुकुम्बर वाली फैमिली, और डायोशियस में डेट पाम एंड पपाया। एनिमल्स के लिए दे दिया है कि आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज मेल और फीमेल। ऐसा तो नहीं है, आप पढ़ते हो अर्थवॉर्म्स वगैरह में बाइसेक्सुअल कंडीशन है, जिससे आप कहते हो हर्माफ्रोडाइट। गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप इन हेट्रोगैमेटिक। हैप्लॉइड होते हैं, पेरेंट बॉडी से आते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट माइटोसिस से गैमीट बनाता है। हैप्लॉइड पेरेंट माइटोसिस से गैमीट बनाता है, लिख के दिया है इन्होंने। डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड? तो नो, meiosis occurs in life cycle of haploid organism। ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में आएगा, गैमीट बनाने के टाइम पे नहीं होगा। ठीक है। मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। टेरिडोफाइट, जिम्नोएंजियो में डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। मियोसिस को ही रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जरूरी है कि वो हैप्लॉइड गैमीट बना पाए कभी ना कभी। तो जो टेरिडो, जिम्नोएंजियो वो क्या करते हैं, जो स्पोर बनाया होता है, स्पोर से वो एक बॉडी बनाते हैं जिसे गैमीटोफाइट कहते हैं, वहां से हैप्लॉइड गैमीट्स आते हैं।
और क्या लिखा, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट्स हैं जिसे गैमीट मदर सेल कहते हैं, वो कराते हैं मियोसिस. एट द एंड ऑफ मियोसिस वन सेट ऑफ क्रोमोसोम passes टू गैमीट. ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम विल पास टू द गैमीट, इसीलिए हैप्लॉइड कंडीशन है. इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट एंड गैमीट? तो क्रोमोसोम ऑफ मियोसाइट हमेशा 2n, गैमीट n. टेबल दी हुई है, 2n और n का रिलेशनशिप दिया हुआ है. इसमें से ह्यूमन याद रख सकते हैं, हाउस फ्लाई याद रख सकते हैं, फ्रूट फ्लाई, फर्न, राइस, अनियन, इनको याद रख सकते हैं. ऑलमोस्ट हो रहे हैं बट कुछ तो करना ही पड़ेगा ना. फिर आ गया गैमीट का ट्रांसफर. आफ्टर द फॉर्मेशन मेल और फीमेल को फिजिकली पास होना चाहिए, वरना कैसे होगा, वाईफाई वाला थोड़ी फर्टिलाइजेशन करा लेंगे अपने आप कुछ. ये ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में मेल मोटाइल होता है, फीमेल स्टेशनरी होती है. एक्सेप्शंस आर अ फ्यू फंजाई एंड एल्गी, जहां पे दोनों गैमीट्स ही मोटाइल हो सकते हैं. इनको एक मीडियम चाहिए जिसके थ्रू मेल मूव करेगा. तो क्या लिख दिया इन्होंने, एल्गी, ब्रायोमे, टेरिडोमे, पानी इज द मीडियम. अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट फेल टू रीच फीमेल. तो इसलिए क्या करते हैं, इस मेल गैमीट के लॉस को कंपेंसेट करने के लिए मेल गैमीट का नंबर हजारों में होता है, मिलियंस में हो सकता है, कि कुछ तो पहुंच ही जाएंगे पक्का. सीड प्लांट्स, जिम्नोएंजो में पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर्स. वो लेके जाएंगे पोलन ग्रेन को ओव्यूल के पास जहां पे एग रखा होता है. एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं, स्टिग्मा पे जाना होता है कि फर्टिलाइजेशन हो. बाइसेक्सुअल में एक ही फ्लावर में दोनों चीजें दी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं. उनमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इजी हो जाता है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं, जैसे कि डायोशस, उसमें स्पेशलाइज्ड पॉलिनेशन चाहिए जिससे कि पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो, जर्मिनेट हो, पोलन ट्यूब मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास ले जाएगा. डायोशियस एनिमल्स में मेल फीमेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल. तो इन्होंने बहुत सारे मैकेनिज्म बना रखे हैं कि कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंच सकता है. ठीक है जी, फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं. एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इन व्हेन दे कम टू. किस इवेंट से पता चलता है कि वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गया है? फ्लावर बनाने से. एक फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल गैमीट आर नॉन मोटाइल. द मेथड टू ब्रिंग देम टुगेदर, दोनों ही नॉन मोटाइल गैमीट्स हैं. क्या होगा वो तरीका? तो यहां पे हमारा तरीका हो जाएगा पॉलिनेशन. मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, पोलन ग्रेन के अंदर है, उसे फीमेल तक पहुंचाया जाएगा. होमोथैलिक एंड मोनोशस को किसके लिए यूज कर रहे हैं? एनसीईआरटी की लाइन का आंसर बायसेक्सुअल कंडीशन. लॉजिकल फॉल्ट था बट स्टिल एनसीईआरटी की लाइन में मैंने कहा था मेमोराइज एज इट इज. क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बैम्बू फ्लावर्स वंस इन 50 to 100 years and then die, करेक्ट. एनिमल में जुवेनाइल फेजेस फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, करेक्ट. रिप्रोडक्टिव फेजेस सेम, फॉल्स, सब में अलग ड्यूरेशन है. जुवेनाइल फेज इज द पीरियड ऑफ ग्रोथ बिटवीन बर्थ टिल इट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ट्रू. इनकरेक्ट क्या है? खाली थर्ड वाला, बाकी सारे करेक्ट हैं. स्टेमेन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, कार्पल्स आर फीमेल, सही. स्पायरोगायरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, सही. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्वीट पोटैटो में लीव्स, गलत. स्वीट पोटैटो में क्या कहा था? रूट के बड्स हैं, तो ये हो गया फॉल्स.
अब क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है तो 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन ए। मैच द फॉलोइंग। मैन का हैप्लॉइड नंबर 2n = 46 का हाफ 23, तो डी का 1 होना ही चाहिए। फर्न का 630 है, तो ऑप्शन डी। 5-6 भी याद कर लोगे, एलिमिनेशन से क्वेश्चंस हो जाएंगे आराम से, ठीक है। तो एक बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स फिर से, नहीं आ रहा समझ में, एक बार फिर से वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। आई एम होपिंग कि सारा समझ में आएगा। प्लीज़ एनसीईआरटी हमेशा पहले पढ़ के आनी है, एनसीईआरटी का रीडिंग पहले भी, और आज क्लास खत्म होने के बाद कल सुबह सुबह उठना एकदम फ्रेश, वापस से पढ़ना, ठीक है। बार बार मेहनत करोगे, पीछे लग के मेहनत करोगे तो सही में सारी मन की विशेष पूरी हो जाएंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे का काम करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। थैंक यू।